मेरे प्रिय छात्रों, हिंदी व्याकरण के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं हिंदी व्याकरण का यह वीडियो में विराम चिन्ह, जो हिंदी व्याकरण का एक भाग है विराम चिन्ह, उसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे तो हिंदी के अंदर जितने भी विराम चिन्ह जो आते हैं उन सब चिन्हों का आप प्रयोग आसानी से कर पाएंगे और आप उसको समझ पाएंगे कि यह जो चिन्ह प्रयोग हुए हैं वह किस लिए प्रयोग हुए हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग कॉपी खोल लीजिए और इसमें विराम चिन्ह का परिभाषा लिखिए। विराम चिन्ह देखिए, यहाँ पर पढ़ाने के साथ साथ हम आपका नोट्स भी बनवा दे रहे हैं कि आप अपने कॉपी में जब उतार लीजिएगा तो फिर बार बार आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फेयर से उसको बार बार याद करते रहिए, ठीक है ना। इसलिए आप इससे फेयर भी कर लीजिए। विराम चिन्ह लिखेंगे, वाक्यों में प्रयोग किए गए वे चिन्ह जो विराम को माने ठहराव को तथा भाव को स्पष्ट करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह से क्या होता है बच्चों, वाक्य के अंदर ठहराव का पता चलता है कि हमको कहाँ रुकना है और भाव स्पष्ट होता है इससे। उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे एक वाक्य है, रोको मत जाने दो। इस वाक्य से क्या पता चलता है बच्चों, यह पता चलता है कि किसी आदमी को रोकने के लिए कहा जा रहा है कि उसको रोको मत जाने दो, ठीक है ना। अब थोड़ा कॉमा का प्रयोग बदल दीजिए, कह रहा है रोको मत जाने दो। देखिए यहाँ अर्थ का अनर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर कह रहा है रोको मत जाने दो, उसको रोक लो। ये कह रहा है रोको मत जाने दो। देखिए शब्द वही है, केवल विराम का फर्क है। रोको मत, यहाँ रुकना है, जाने दो। इतना कह देने से उसको रोकना नहीं है, जाने देना है। और यहाँ कह रहा है रोको मत जाने दो, केवल कॉमा का फर्क पड़ गया। यहाँ से विराम माने ठहराव का बोध हो रहा है। तो ये जो चिन्ह है ना, वाक्य में ठहराव को स्पष्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप विराम चिन्ह का परिभाषा लिख लीजिए। अब बच्चों विराम चिन्ह के प्रकार पर आते हैं। तो यहाँ हम लोग ऊपर हेडिंग डाल देंगे, विराम चिन्ह तथा उनके उपयोग। सबसे पहला विराम चिन्ह है अल्प विराम। ठीक है बच्चों। तो इसका परिभाषा हम लोग तो लिखेंगे कि जब वाक्य में थोड़ी देर कहीं ठहरने की ज़रूरत होगी तो हम लोग वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। लिखिए परिभाषा, जब वाक्य में थोड़ी देर के लिए ठहराव की आवश्यकता हो तो वहाँ पर अल्प विराम लगाया जाता है। अल्प विराम लगाया जाता है। अब इसका जैसे बताते हैं। जैसे राम, सोहन, मोहन और महेश दोस्त हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर राम, सोहन, पढ़ो नहीं वरना काम भी करो। वरन काम भी करो।
ठीक है बच्चों, पढ़ो नहीं वरन काम भी करो। तो इस तरह से विराम चिन्ह माने अल्प विराम का हम लोग प्रयोग करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग कई जगहों पर होता है, ठीक है ना। आप हिंदी व्याकरण जब पढ़ेंगे, इतना तो फिलहाल आप लोग याद कर लीजिएगा, किंतु इसका प्रयोग जो ना कई जगहों पर होता है। तो हिंदी व्याकरण का जब किताब उठाइएगा तो अल्प विराम का प्रयोग आपको कई जगह पर दिखाएगा, तो आप लोग उसको भी याद कर लीजिएगा। आइए बच्चों, अब हम पढ़ करके यह सुना देते हैं कि अल्प विराम का प्रयोग हिंदी व्याकरण में क्या कहता है। अब यहाँ हिंदी व्याकरण एक किताब हम लिए हैं, इसमें कहता है कि यदि वाक्य के बीच में पहला अल्प विराम का पहला प्रयोग, यदि वाक्य के बीच में पर, परंतु, किंतु, लेकिन, तो, भी, मगर, इसलिए, अतः, क्योंकि, जिससे, इससे, वरन, बल्कि, तथापि आदि अव्यय हों तो उसके पहले हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। जैसे बोलो मगर धीरे से, फिर मगर का प्रयोग किया ना, उसके पहले अल्प विराम का प्रयोग हुआ। बोलो अल्प विराम मगर धीरे से, बोलो मगर धीरे से, ठीक है जी। तो यहाँ पर ये जो बोल रहा है, जिसका प्रयोग नंबर 2, यदि एक ही प्रकार का शब्द या वाक्यांश बार बार आता है, जैसे राम, श्याम, मोहन और सोहन दोस्त हैं। तो ये जो बच्चों के जो नाम है ना, वह एक ही प्रकार के शब्द हैं, ये बार बार जब आते हैं तो उसके बीच में अल्प विराम का प्रयोग होता है। 3 नंबर, यदि वाक्य में यह, उसे, तब, अब, या, तो आदि लुप्त हो जाए तो उसमें अल्प विराम का प्रयोग किया जाए। जैसे मैं जो कहता हूँ, यहाँ अल्प विराम, ध्यान से सुनो, मैं जो कहता हूँ ध्यान से सुनो, यहाँ अल्प विराम, यहाँ क्या हुआ, मैं जो कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो, तो उसे का यहाँ पर क्या किया, लोप कर दिया। तो कई बार क्या होता है कि लोप करने के समय भी हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे कब यह कहा गया, अल्प विराम, कह नहीं सकता, कब यह कहा गया, कह नहीं सकता, यहाँ है ना, कब यह कहा गया उसे कह नहीं सकता, उसे का यहाँ लोप कर दिया है, इसलिए ऐसा हम लोग लिखें, कब यह कहा गया, ठीक है ना, कह नहीं सकता। चौथा प्रयोग, यदि वाक्य का आरंभ हाँ, नहीं, बस, अच्छा, सचमुच, वस्तुतः, छी आदि से हो तो हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। कोई आपसे पूछता है तुम उसे जानते हो, तब हाँ मैं उसे जानता हूँ, यहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया गया। तो हाँ, नहीं, क्या मोहन गलत लड़का है, बोलेगा नहीं, मोहन गलत नहीं है, तो नहीं का भी प्रयोग किया तो वहाँ अल्प विराम। तो जब वाक्य के शुरू में ही हाँ हो, नहीं हो और दिया है, बस हो, अच्छा हो, सचमुच, तो इस तरह का जब वाक्य के शुरू में ही शब्द आता है तो उसके बाद हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। संबोधन के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करें, संबोधन के बाद भी हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अरे मित्र तुम कहाँ गए थे, अरे मित्र, अब यहाँ संबोधन का चिन्ह होगा, इसमें आदिबोधक का चिन्ह होगा, परंतु यहाँ कॉमा, तो कॉमा का अर्थात अल्प विराम का छठा प्रयोग हम लोग देखते हैं बच्चों। इसमें कह रहा है यदि शब्द को 2-3 बार दोहराया गया हो, नहीं नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मान सकता, तो कह रहा है नहीं नहीं, तो जब किसी शब्द को 2 बार 3 बार दोहराया जा रहा हो उस परिस्थिति में भी हम लोग कॉमा का प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। चलो चलो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तो चलो चलो है, इसके बाद हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग नंबर 7, तिथि में इसका प्रयोग होता है। जैसे 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 15 अगस्त के बाद कॉमा देंगे, तब लिखेंगे 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इसमें भी हम लोग जब तिथि का प्रयोग करते हैं उसमें हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। 8 नंबर, पत्र में संबोधन या स्वनिर्देश के बाद इसका प्रयोग होता है। जैसे हम लोग लेटर लिखते हैं ना, पत्र लिखते हैं, तो लिखेंगे प्रिय नरेश खुश रहो, तो प्रिय नरेश हम लोग लिखेंगे, उसके बाद कॉमा देंगे और तब नीचे लिखेंगे खुश रहो। ऐसा पत्र आप लोग लिखते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग कॉमा का प्रयोग करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अच्छा, नीचे हम लोग लिखते हैं आपका प्यारा बेटा, फिर कॉमा देंगे, फिर लिखेंगे महेश, आपका प्यारा बेटा, कॉमा लिखेंगे नीचे महेश ना, तो फिर क्या होगा, आपका प्यारा बेटा, कॉमा दे के लिखेंगे महेश, तो फिर यहाँ भी हम लोग अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। 9 नंबर, किसी की उक्ति के पहले की के स्थान पर, जैसे मोहन ने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो यहाँ की को हटा के हम लोग अल्प विराम भी दे सकते हैं। मोहन ने कहा अल्प विराम मैं दिल्ली जाऊंगा,
तो यहाँ पर की हम लोग लगा सकते हैं, की के जगह पर अल्प विराम भी लगा करके प्रयोग कर सकते हैं। मोहन ने कहा अल्प विराम मैं दिल्ली जाऊँगा। 10 नंबर, नाम, ओहदा और पता में प्रत्येक पद के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रोफेसर SK सिंह, प्राध्यापक, हिंदी विभाग, पटना विश्वविद्यालय, पटना मेरे मित्र हैं। तो उनके बारे में यदि हम 2 गो 3 गो 4 गो हम चीज़ बताते हैं, नाम बताते हैं, ओहदा बताते हैं, पता बताते हैं, तो उसके बीच में हम लोग कॉमा का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखिए प्रोफेसर SK सिंह, कॉमा, प्राध्यापक, कॉमा, हिंदी विभाग, कॉमा, पटना विश्वविद्यालय, कॉमा, पटना, कॉमा मेरे मित्र हैं। तो यहाँ पर उनके बारे में को बात हम लोग बताएं ना, तो कॉमा दे करके और लास्ट में हम लोग लिख दिए उनके मित्र हैं। तो इस तरह बच्चों अल्प विराम का प्रयोग व्याकरण में अलग अलग, इसमें 10 गो प्रयोग आपको बताए, और भी व्याकरण लीजिएगा तो उसमें और भी प्रयोग मिलेगा, किंतु आपको याद करना एक छोटा सा परिभाषा जो आपको लिखवाए हैं, उस परिभाषा को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है जी। आइए अब दूसरा चिन्ह के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम लोग दूसरा चिन्ह लेते हैं अर्धविराम। दूसरा चिन्ह है अर्धविराम। इसकी परिभाषा लिख लीजिए, फिर 1 2 गो जैसे हम लिखवा देंगे, फिर व्याकरण में क्या कहता है उसके बारे में वह आपको बोल करके सुना देंगे। अर्धविराम क्या कहता है जी? जब वाक्य में अल्प विराम से अधिक तथा पूर्ण विराम से कम ठहराव की जरूरत हो तो वहाँ अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब मैं क्या करूं, अर्धविराम वह रूठ कर चला गया। ठीक है बच्चों, यह जैसे हुआ। अब आइए इसके बारे में हम लोग जब कह रहे हैं, मैंने ये तो बात समझ में ना, अल्प विराम से ज़्यादा रुकना हो और पूर्ण विराम से कम रुकना हो तो हम लोग अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। जैसे अब मैं क्या करूं, थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ेगा ना, यहाँ पर वह रूठ कर चला गया। तो अर्धविराम का प्रयोग और कहाँ कहाँ, इसको आप लोग फेयर में उतार लीजिए और हम किताब में पढ़ के आपको सुनाते हैं कि और कहाँ कहाँ इसका प्रयोग है। पहला प्रयोग, जहाँ मुख्य वाक्य और समानाधिकरण का संबंध बहुत अधिक न हो, ऐसे वाक्यों के बीच संबंध न होते हुए भी कुछ न कुछ संबंध अवश्य रहता है। जैसे नदी के किनारे टहल रहा था, मंद मंद हवा बह रही थी, हम लोग बातों में मशगूल थे कि सहसा एक चीख सुनाई पड़ी। अच्छा, अर्धविराम का चिन्ह आपको हम नहीं बताया बच्चों। अल्प विराम का चिन्ह तो कॉमा होता है, वो तो जानते हैं ना। अल्प विराम का चिन्ह कैसे होता है? ऐसा होता है। अर्धविराम का चिन्ह ऊपर बिंदु दे के तब इस तरह रहता है। यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर ऊपर बिंदु दे के तब कॉमा दीजिएगा, तो यह हो गया आपका अर्धविराम। ठीक है। अल्प विराम का क्या होता है बच्चों? कॉमा। तो पिछला 1 नंबर में अल्प विराम का चिन्ह कॉमा था और इसमें अर्धविराम का चिन्ह ऐसा होता है। तो पहला प्रयोग क्या है? पहला प्रयोग का एग्जाम्पल आपको हम बता रहे थे, नदी के किनारे टहल रहा था, यहाँ अर्धविराम देंगे। मंद मंद हवा बह रही थी, अर्धविराम। हम लोग बातों में मशगूल थे कि सहसा एक चीख सुनाई पड़ी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम लोग अर्धविराम का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग, यदि मुख्य वाक्य के परिणाम की व्याख्या अन्य वाक्यों से करनी हो, जैसे बड़े अफसर के आते ही ऑफिस का परिदृश्य बदल गया, अर्धविराम। बिल्कुल शांति छा गई, लोगों की जबान बंद हो गई, लोग अपने अपने काम में लग गए। तीसरा प्रयोग, जब वाक्य और उपवाक्य या उपवाक्यों में बहुत अधिक संबद्धता न रहे, जैसे अब क्या करूं, वह रूठ कर चला गया, किसे समझाऊं,
यह मानने वाला नहीं, सिर्फ अपने मन की ही करता है। तो इस तरह व्याकरण में 3 गो दिया है जी, 3 गो प्रयोग दिया है, तीनों प्रयोग आपको हम पढ़ के सुना दिए। अब हम लोग अगला विराम चिन्ह पर चलते हैं। विराम चिन्ह में अब तीसरा आता है पूर्ण विराम। यहाँ पर लिख लेंगे तीसरा विराम चिन्ह पूर्ण विराम। पूर्ण विराम तो आपको मालूम है ना कैसे देते हैं। पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे सीधा एगो पाई पार देते हैं। पूर्ण विराम लिखेंगे जब वाक्य में, पूर्ण विराम आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों की, वीडियो ऊपर हो रहा है ना, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको। अब देखिए अब पूरा दिखाई दे रहा है। पूर्ण विराम ऐसा होता है, लिखेंगे जब वाक्य में, वाक्य की समाप्ति पर, वाक्य की समाप्ति पर पूरा ठहराव की जरूरत होती है। पूरा ठहराव की जरूरत होती है, तब वहाँ पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे जब हम लोग कोई वाक्य लिखते हैं ना बच्चों, तो वहाँ अर्थ की समाप्ति हो जाती है और हमको वहाँ पर पूरा ठहरना है, अब दूसरा वाक्य शुरू करना है, तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे वह खा रहा है, जैसे वह खा रहा है, वह खा रहा है, हमारा अर्थ पूरा हो गया, यहाँ वाक्य की समाप्ति हो गई। अब यहाँ पर हम लोग पूर्ण विराम लगा देंगे। अब आइए हिंदी व्याकरण के अंदर पढ़ते हैं कि व्याकरण में पूर्ण विराम के बारे में क्या क्या कहता है। देखिए बच्चों, पूर्ण विराम के बारे में लिखता है पहला, कभी कभी किसी घटना का नाटकीय रूप या सजीव वर्णन करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे नाटकीय रूप का वर्णन करना हो या सीन का प्रयोग करना हो तो इसका उपयोग हो। जैसे स्टेडियम में हजारों की भीड़, पूर्ण विराम। अंतिम दाव, अंतिम बॉल, पूर्ण विराम। अंतिम बल्लेबाज, पूर्ण विराम। 4 रनों की जरूरत, पूर्ण विराम। सचिन का प्रवेश, पूर्ण विराम। और यह रहा छक्का, पूर्ण विराम। हिंदुस्तान की विजय, पूर्ण विराम। तो इस परिस्थिति में नाटकीय ढंग से भी करना हो तो भी हम लोग पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। फिर नोट यहाँ लिखता है, यह ध्यान रखें कि वाक्य की समाप्ति सिर्फ पूर्ण विराम चिन्ह से ही नहीं होती, वरन प्रश्नवाचक या विस्मयादि बोधक चिन्ह से भी वाक्य की समाप्ति होती है। उनमें सिर्फ भाव और भाव के अनुसार चिन्ह का अंतर होता है। जैसे सीता सुंदर है, यह साधारण वाक्य है तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा। सीता सुंदर नहीं है, यहाँ भी भाव समाप्त हो रहा है तो पूर्ण विराम लगेगा। सीता सुंदर है, क्वेश्चन, भाव की बात है। सीता सुंदर है, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो यहाँ पर भाव दिखाई देता है क्वेश्चन का, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सीता सुंदर है, आश्चर्य का बोध होता है तो आश्चर्यबोधक चिन्ह यहाँ पर लगाएंगे। तो इस तरह आपका जो 3 नंबर विराम चिन्ह होता है वह पूर्ण होता है। अब हम लोग चौथा नंबर विराम चिन्ह की तरफ देखेंगे। अब चौथा विराम चिन्ह है बच्चों उपविराम। चौथा है उपविराम। उपविराम का चिन्ह होता है इस तरह, दूगो इस तरह कॉलन देते हैं, इस तरह मैंने कॉलन नहीं, दूगो डॉट इस तरह दे देते हैं ऊपर नीचे, तो यह उपविराम हो गया। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जब निबंध या पाठ का नाम या कोई शीर्षक देना हो तो उसमें उपविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे दाग, उपविराम द फायर, दाग द फायर। इस तरह से उपविराम के बारे में ज़्यादा व्याकरण में नहीं लिखा है, इतना ही बात लिखा है, तो इसको आप लोग अपने फेयर में लिख लीजिए। अब हम लोग 5वां विराम चिन्ह की तरफ बढ़ते हैं। अब 5वां विराम चिन्ह है बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक
प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, इसका ऐसे हम लोग मार्क्स लगाते हैं, ऐसा निशान लगाते हैं, ठीक है ना। जब प्रश्न पूछने का बोध हो, या संदेह की स्थिति हो तो वाक्य की समाप्ति पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे तुम कौन हो, ठीक है ना बच्चों। यहाँ पर प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है तो वाक्य की समाप्ति पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। अभी व्याकरण में इसके बारे में क्या कहता है बच्चों, यह देखिए। इसमें कह रहा है बच्चों व्याकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह, पहला प्रश्न की स्थिति में हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे क्या आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क। आप क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन मार्क। यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया, इसको इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहा जाता है। दूसरा, जिज्ञासा, उत्सुकता या संदेह की स्थिति में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आप महेश जी के पुत्र हैं, यहाँ भी प्रश्न पूछने का संदेह हो रहा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। गीता अच्छी लड़की है ना, तो यहाँ भी हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तीसरा, व्यंग्य के रूप में सिपाही कहता है चोर से, तू साधु है ना, तो यहाँ व्यंग्य उड़ा रहा है, फिर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा। चोरी तुमने नहीं मैंने की है, चोरी तुमने नहीं मैंने की है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा बच्चों। चौथा, यदि लेखक को शुद्ध अशुद्ध का संदेह हो तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। जैसे दिनकर की पहली कविता का नाम रश्मि रथ था, तो रश्मि रथ के बगल में क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। इसका मतलब रश्मि रथ पर संदेह है, इसलिए यहाँ पर लगा दिया है। जैसे फिर से बोलते हैं, दिनकर की पहली कविता का नाम रश्मि रथ, और यहाँ बगल में क्वेश्चन मार्क लगा दिया था, इसका मतलब रश्मि रथ पर उसको संदेह है। तो जब संदेह की स्थिति आती है तो भी हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जैसे 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह का नायक मंगल पांडे, उनके बगल में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है था, इसका मतलब मंगल पांडे पर संदेह है। नोट, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न और उत्तर एक ही वाक्य में छिपे हों तो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग न करें। जैसे वह क्या पढ़ता है, कॉमा मैं नहीं जानता। प्रश्न और उत्तर, वह क्या पढ़ता है तो उत्तर होगा मैं नहीं जानता, दोनों एक ही में छिपा हो तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। जैसे वह क्या पढ़ता है, कॉमा देंगे, लिखेंगे मैं नहीं जानता, पूर्ण विराम देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो एक ही वाक्य के अंदर प्रश्न भी हो और उत्तर भी हो तो हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करते हैं। आइए बच्चों, तो इस तरह अपने फेयर को आप कंप्लीट कीजिए। विराम चिन्ह का 5 नंबर हो गया। अब छठा विराम चिन्ह है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह, इसका निशान ऐसे होता है बच्चों। तो लिखेंगे, जब वाक्य से हर्ष, शोक, दुख, घृणा, आश्चर्य का बोध हो तो उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपको बताते हैं बच्चों, वाह अच्छा किया, वाह अच्छा किया,
ठीक है बच्चों, तो फेयर में आप इतना लिखिएगा विस्मयादि बोधक के बारे में। वाह, अच्छा किया, यहाँ भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, यह चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। ठीक है जी। अब व्याकरण में आपको पढ़ के बताते हैं कि व्याकरण में क्या क्या दिया है। व्याकरण में लिखा है बच्चों कि हर्ष, विषाद, घृणा, विषाद माने दुख, करुणा, आश्चर्य, भय, शोक आदि भावों को व्यक्त करने में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आह, वह मर गया, दुख व्यक्त हो रहा है ना, आह, विस्मयादि बोधक वह मर गया, विस्मयादि बोधक लगेगा। बाप रे, कितना भयानक शेर, आश्चर्य, बाप रे कितना भयानक शेर है, मतलब इतना भयानक शेर मैंने देखा नहीं, तो उसमें फिर विस्मयादि बोधक लगेगा। छी छी, ऐसा नीच काम, तो कह रहा है छी छी मैंने घृणा का बोध कर रहा है, तो घृणा का बोध होगा तो भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा। दूसरा, देवी देवता ईश्वर आदि के संबोधन में विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगता है। जैसे कर हे ईश्वर उनका कल्याण करो, हे ईश्वर विस्मयादि बोधक उनका कल्याण करो, पूर्ण विराम। ठीक है बच्चों, तो इस तरह में भी भगवान का भी नाम लेते हैं तो हम लोग विस्मयादि बोधक का चिन्ह लगाते हैं। जैसे देवी मुझे शक्ति दो, कहते हैं ना देवी मुझे शक्ति दो, देवी विस्मयादि बोधक, मुझे शक्ति दो, पूर्ण विराम। इस तरह से इसमें विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया। तीसरा, अपनों से छोटे के प्रति शुभ कामना या सद्भावना प्रकट करने में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, कोई प्रणाम करता है ना तो करते हैं तुम्हारा कल्याण हो, विस्मयादि बोधक। यहाँ पर शुभकामना हम लोग व्यक्त कर रहे हैं तो भी इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। चिरंजीवी भव, तो भी चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पुत्रवती भव, तो भी प्रयोग करेंगे। मुबारक हो, तब भी प्रयोग करेंगे। ठीक बच्चों, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह के बारे में व्याकरण में इतना बात दिया है। आप लोग इसको फेयर में जो लिखना है वो हम बोर्ड पर लिख दिए हैं, इसको इतना तो रटना है और बाकी बात को आपको समझ लेना है। अब 7 नंबर विराम चिन्ह लेते हैं बच्चों। यह होता है संयोजक चिन्ह। क्या होता है बच्चों? संयोजक चिन्ह। यह डैश होता है, छोटा सा डैश। बोर्ड पर दिखाई दे रहा है ना वीडियो में? हाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। छोटा सा डैश होता है। इसको हम लोग कहाँ प्रयोग करेंगे? यहाँ लिख देते हैं। जब दो शब्दों को जोड़ना हो, जब दो शब्दों को जोड़ना हो तो इस चिन्ह का प्रयोग होता है। आप भी देखे होंगे ना, जब हम लोग कोई चीज़ लिखते हैं तो लिखते लिखते क्या होता है, लिखते लिखते जाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अटता है, फिर बाद में नीचे लिखते हैं, तो संयोजक चिन्ह लगा करके हम लोग नीचे लिख देते हैं। इसका मतलब ये दोनों शब्दों को जोड़ करके प्रयोग किया गया है। इसका जैसे यही है बच्चों कि वाक्य लिखते समय जब हम लोग जाएंगे और जाते जाते क्या होता है कि थोड़ा सा छूट जाता है और फिर नीचे हम लोग उस शब्द को लिखते हैं, तो उसके लिए संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। अब 8वां चिन्ह है बच्चों उदाहरण चिन्ह। 8वां है उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण चिन्ह। यह ऐसे ऐसे होता है, ऐसे 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 होगा और नहीं तो ऐसे होगा। यह हो गया उदाहरण चिन्ह। उदाहरण चिन्ह का प्रयोग क्या करते हैं? जब कोई उदाहरण देना हो, जब कोई उदाहरण देना हो या किसी के उक्ति को ज्यों का त्यों कहना हो, ज्यों का त्यों कहना हो, या कोई शीर्षक लिखना हो, तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे इसका जैसे। इसका जैसे है, मैं तुम्हें देवता नहीं मानव देखना चाहती हूँ, महादेवी वर्मा। जैसे मैं तुम्हें देवता नहीं
मानव देखना चाहती हूँ। यह क्या हुआ, महादेवी वर्मा एक लेखिका हैं, उनकी शब्द हूबहू हैं, ज्यों के त्यों हैं, इसलिए इसमें हम लोग उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, महादेवी वर्मा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा आपकी किताब में, ये तो हो गया आपको याद करने के लिए, रटने के लिए। अब व्याकरण में क्या देता है इसके अलावा देखिए इसके बारे में, उदाहरण चिन्ह के बारे में। पहला, जब किसी लेखक या पुस्तक की उक्ति को ज्यों का त्यों कहना हो, जैसे मैं तुम्हें देवता नहीं मानव देखना चाहती हूँ, महादेवी वर्मा। दूसरा, किसी महत्वपूर्ण सूक्ति या किसी महान व्यक्ति के कथन को लिखना हो, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, उदाहरण चिन्ह से इसको घेर देंगे, सुभाष चंद्र बोस। पुस्तक का नाम, किसी व्यक्ति का उपनाम, गद्य या पद्य के शीर्षक आदि लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे रामचरितमानस धार्मिक पुस्तक ही नहीं एक महाकाव्य भी है, तो रामचरितमानस को उदाहरण चिन्ह से घेर देंगे। दिनकर राष्ट्रकवि थे, दिनकर राष्ट्रकवि थे, दिनकर को घेर देंगे। पंच परमेश्वर कहानी को संक्षेप में लिखें, तो पंच परमेश्वर को घेर देंगे उदाहरण चिन्ह के द्वारा, पंच परमेश्वर कहानी को संक्षेप में लिखें। तो इस तरह बच्चों उदाहरण चिन्ह समाप्त होता है, या अपने फेयर में आप लोग उतार लीजिए। और अब अगला चिन्ह आपको मैं समझा रहा हूँ। अब अगला विराम चिन्ह है बच्चों कोष्ठक चिन्ह, 9 नंबर है कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह तो आप जानते हैं, इसको ऐसे ऐसे लिख दिया जाता है, यह कोष्ठक चिन्ह है, ठीक है ना। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं वाक्य में किसी शब्द को स्पष्ट करने के लिए। स्पष्ट करने के लिए या नाटकीय संवादों में, या नाटकीय संवादों में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जब हम लोग कोई वाक्य लिखते हैं ना, उसमें कोई शब्द ऐसा कठिन आ गया जिसको हम लोग स्पष्ट करना चाहते हैं, तब हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे जनक नंदिनी को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, जैसे जनक नंदिनी को भी, तो जनक नंदिनी नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ कोष्ठ में लिख देंगे सीता। इस शब्द को हमने यहाँ पर स्पष्ट किया, को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। यहाँ पर देखिए कोष्ठक चिन्ह का हम लोगों ने प्रयोग किया ना जनक नंदिनी शब्द को स्पष्ट करने के लिए। अब आइए व्याकरण में क्या लिखता है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कोष्ठक चिन्ह कह रहा है, इस चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। नंबर 1, वाक्य में प्रयुक्त किसी पद या संपूर्ण वाक्य को स्पष्ट करने के लिए, जैसे जनक नंदिनी सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो जनक नंदिनी कोष्ठ में हमने लोगों ने लिख दिया सीता। दूसरा, रावण दुराचारी के कारण लंका का सर्वनाश हो गया, रावण, और कोष्ठ में लिख दिया दुराचारी। इसका मतलब, इसके अर्थ को हम लोग स्पष्ट कर रहे हैं कि रावण जो हमने कहा वह क्या है बच्चों, दुराचारी है, उसके कारण क्या हुआ, पूरा लंका का सर्वनाश हुआ। मैं मांस नहीं खाता हूँ, निषेधात्मक वाक्य, तो इस वाक्य को हम स्पष्ट करना चाहते हैं तो मैं मांस नहीं खाता हूँ लिखेंगे और कोष्ठ में लिख देंगे निषेधात्मक वाक्य, इसका मतलब निगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें दूसरा प्रयोग, नाटकीय संवादों में इसका प्रयोग होता है, जैसे सिपाही डंडा पटकते हुए, उन्होंने कहा सिपाही डंडा पटकते हुए, कोष्ठ में बंद करते हैं और फिर लिखते हैं क्या तुमने चोरी नहीं की, तो क्या तुमने चोरी नहीं की, तो ये डंडा पटकते हुए को हम लोग कोष्ठ में घेर देते हैं। तो ये नाटकीय संवाद में होगा कि यह बात जो बोलना है डंडा पटक कर बोलना है, ठीक है ना। तीसरा, क्रम संख्या को घेरने में इसका प्रयोग होता है, तो इसमें तो आप लोग मास्टर हैं, क्रम संख्या लिखते हैं ना 1 2 3 4 चाहे क ख ग घ, और उसको कोष्ठ में घेर देते हैं। तो यह इस प्रकार से कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग समाप्त होता है। अब हम आपको अगला चिन्ह समझाने जा रहे हैं, इसको आप लोग अपने फेयर में उतार लीजिए। अब 10वां विराम चिन्ह है बच्चों निर्देश चिन्ह। 10वां है निर्देश चिन्ह। इस तरह डैश देके
डैश दिया जाता है निर्देश चिन्ह में। लिखेंगे इस चिन्ह का प्रयोग इफ हेयर में आपको उतारना है, उतारने वाला बात आपको बता रहे हैं और समझने वाला बात भी फिर आपको देख करके, बोल करके, पढ़ के बता दे रहे हैं। इस चिन्ह का प्रयोग किसी बात पर बल देने के लिए, किसी बात पर बल देने के लिए या लेखक, पुस्तक आदि का नाम बताने के लिए किया जाता है। जैसे राम के 2 पुत्र थे, लौ और कुश। यहाँ पर लौ और कुश के ऊपर बल देना है हम लोगों को, तो हम लोगों ने क्या किया, राम के 2 पुत्र थे लौ और कुश, तो हम लोगों ने इस तरह से निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया। आइए अब किताब में देखते हैं, किताब में व्याकरण में क्या कहता है। व्याकरण में इसके बारे में कहता है बच्चों, इसका प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। नंबर 1, किसी बात पर बल देने के लिए, जैसे राम के 2 पुत्र थे लौ और कुश। नेहरू ने कहा आराम हराम है, तो यहाँ पर नेहरू ने कहा, इसके बाद निर्देश चिन्ह दे करके तब लिखेंगे आराम हराम है। दूसरा, लेखक, पुस्तक और उदाहरण के नाम के पहले, जैसे पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। इसको किसने कहा है, कबीर ने, तो कबीर का नाम लिखने से पहले निर्देश चिन्ह दे करके तब कबीर का नाम लिखेंगे। तीसरा, किसी वाक्य के बीच जब कोई स्वतंत्र वाक्य या वाक्यांश आ जाए तो उसके दोनों ओर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे यह घड़ी जहाँ तक मेरा अनुमान है 4 साल पुरानी होगी। यह घड़ी 4 साल पुरानी होगी कह सकता है, पर बीच में एक वाक्यांश आ गया तो वाक्यांश के पहले जहाँ और वाक्यांश के बाद में भी, जैसे यह घड़ी, यहाँ निर्देश चिन्ह, जहाँ तक मेरा अनुमान है, फिर निर्देश चिन्ह 4 साल पुरानी होगी। यहाँ पर 2 बार निर्देश चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पहले और बाद में। चौथा, किसी संवाद में वक्ता के कथन के पहले, जैसे डॉक्टर, जैसे नाटक वाटक हम लोग लिखते हैं ना, तो लिखते हैं डॉक्टर ने कहा, तो डॉक्टर निर्देश चिन्ह करते हैं, फिर लिखते हैं तुम्हें क्या हुआ है, फिर रोगी कहता है और निर्देश चिन्ह लिखते हैं रोगी। जी, शरीर में बहुत दर्द है। तो इस तरह निर्देश चिन्ह का प्रयोग बच्चों समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 10 गो विराम चिन्ह हो गया ना, अब 11वां चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 11वां चिन्ह है लोप चिन्ह। 11वां चिन्ह है बच्चों लोप चिन्ह। लोप चिन्ह ऐसे ऐसे होता है या ऐसे भी होता है, डॉट 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 करके इस तरह लोप चिन्ह दे देते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग रिक्त स्थान भरने में या कोई शब्द याद न हो तो उसके जगह पर इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है, ठीक है बच्चों। जैसे महेश ने सुरेश को खाली स्थान कहकर गाली दी। महेश ने सुरेश को, खाली स्थान भी हम लोग इसको कहते हैं, कहकर गाली दी। मैंने कोई चीज़ हम छुपाना चाहते हैं, कोई बताना नहीं चाहते, मैंने याद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, वहाँ पर डैश डैश करके कहकर गाली दी। इस प्रकार के चिन्ह को लोप चिन्ह कहते हैं, ठीक है ना। तो यह हो गया 11वां चिन्ह। और 11वां चिन्ह के बारे में किताब में क्या कहता है जरा इसको समझिए। कह रहा है बच्चों, यदि वाक्य के अंतर्गत किसी अवांछित शब्द या शब्दों को छोड़कर लिखना हो तो हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे सुरेश ने महेश को खाली स्थान कहकर गाली दी।
तो यहाँ खाली स्थान हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे भारत की राजधानी खाली स्थान है। गद्य या पद्य की कोई पंक्ति छोड़ दी गई हो, जैसे खाली स्थान देकर के ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इस तरह से हम लोग लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों 11 नंबर हो गया। अब 12 नंबर हम लोग पढ़ते हैं। 12 नंबर चिन्ह है बच्चों लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह इस तरह छोटा सा गोल दिया जाता है, लिखेंगे। इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए किया जाता है। संक्षेप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे आपको लिखना है बच्चों डॉक्टर सिंह, तो यह जो छोटा सा चिन्ह दिया ना, जैसे राम कुमार प्रसाद, राम कु लाघव चिन्ह लाघव चिन्ह प्रसाद। तो इस चिन्ह को बच्चों कहते हैं लाघव चिन्ह। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसी शब्द को संक्षेप में जब लिखना रहता है तो इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। अब 13 नंबर चिन्ह है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। 13 नंबर है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। यह ऐसे होता है। ठीक है बच्चों, किसी शब्द या शब्दों के समूह के पुनरुक्ति से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये तो आप लोग बराबर यूज करते हैं, भले इसका नाम नहीं जानते होंगे। जैसे आता है कि श्री महेश कुमार, तो इसके नीचे आपको लिखना हो, फिर लिखना हो श्री रमेश नायर, तो लिखेंगे श्री को इस तरह कर देंगे तो ये पुनरुक्ति सूचक चिन्ह हो गया, रमेश नायर। ठीक है ना। फिर आपको लिखना हो श्री ज्ञानेश नायर, तो नायर को पुनरुक्ति सूचक कर देते हैं। तो इस चिन्ह को पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आप लोग बढ़िया समझ लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा छूट रहा है तो हम वीडियो को इस तरह तिरछा कर दे रहे हैं, इसको देख लीजिए। ज्ञानेश नायर में पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा है, तो इस तरह आप पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का एग्जाम्पल लिख लीजिए। हम 14 नंबर विराम चिन्ह बता रहे हैं। 14 नंबर है बच्चों त्रुटि चिन्ह। क्या है? त्रुटि चिन्ह। इसका निशान ऐसे होता है, लिखते समय जब कोई शब्द या वाक्य छूट जाता है तब उसे लिखकर उसके नीचे यह चिन्ह लगा दिया जाता है। जैसे मुझे दाल रोटी पसंद है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जैसे खाना छूट गया, यहाँ यह चिन्ह लगा देंगे या ऊपर लिख देंगे यहाँ
खाना। तो मुझे दाल रोटी खाना पसंद है, खाना छूट गया था, त्रुटि हो गया था, तो हम लोग खाना लिख दिए। ठीक है ना। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। मोहन आज दिल्ली जा रहा है। मोहन आज दिल्ली जा रहा है, ऐसा लिख दिया। मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखना था कि उसे वह वहाँ पढ़ना चाहता है, तो छूट गया है तो लिख देंगे वह वहाँ पढ़ना चाहता है। ठीक है बच्चों। तो शब्द छूट जाएगा, शब्द में त्रुटि हो जाएगी तो वह लिख देंगे, वाक्य में त्रुटि होगी तो हम लोग वाक्य लिख देंगे। इस तरह त्रुटि चिन्ह का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसको फेर में उतार लीजिए। अब 15वां चिन्ह है बच्चों विवरण चिन्ह। 15वां चिन्ह कौन है? विवरण। विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह ऐसे होता है। इस चिन्ह का प्रयोग किसी शब्द का सविस्तार वर्णन करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे लिख के हम लोग विवरण चिन्ह लगा दिए ना, तो हम लोग इसका वर्णन करेंगे। जैसे विश्व में कई देश हैं जिनके पास आणविक हथियार है। अब यहाँ लिख के वर्णन करेंगे ना, भारत, चीन, अमेरिका, रूस इत्यादि। ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग लिख लीजिए, 15वां चिन्ह हो गया। इस तरह हम लोगों का विराम चिन्ह समाप्त होता है। तो बच्चों, आप लोग हमारे वीडियोस को प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, इससे अपना फेयर कर रहे हैं, अपने पढ़ाई को और मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। इसी तरह आप हमारे चैनल को देखते रहिए, इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। पुनः आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।